हो चुका है राष्ट्रपति का, जहां भारत के ड्रग रेगुलेटर की ओर से किए गए क्वालिटी टेस्ट में 53 दवाइयां फेल हो गई हैं। इनमें पैरासिटामोल, कैल्शियम, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटीबायोटिक्स, इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की दवाई शामिल हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मंथली ड्रग अलर्ट लिस्ट में 53 दवाओं के लिए नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट जारी किया है। जरा सोचिए, भारत सरकार की कंपनी ही टेस्ट में फेल हो जाए, उसकी क्वालिटी गलत निकल आए, तो ये कितनी गंभीर बात है। आम लोगों की जिंदगी कितनी आम है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सालों से खाई जाने वाली दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी नकली दवाई मार्केट में खुलेआम बिक रही है। सरकार के नाक के नीचे नकली दवाइयों का खेल खेला जा रहा है। खाने पीने की वस्तुओं में हो रही मिलावट के बाद अब दवाइयां भी मिलावटी देखने को मिल रही हैं, और जिसके बाद कई तरह के सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। और पलटवार का भी दौर देखने को मिला। ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता आरजेडी के नेता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हैं। चार्जशीट के मुताबिक लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरियां देने के बदले रिश्वत के तौर पर लोगों के जमीन के टुकड़े लिए। ईडी ने अपनी जांच में बताया कि घोटाले में अर्जित जमीनों पर लालू यादव के परिवार का कब्जा है। हालांकि जमीनें सीधे तौर पर यादव परिवार से जुड़ी नहीं थी, लेकिन साजिश के तहत जमीनों पर परिवार का अप्रत्यक्ष तरीके से अपने कब्जे में रखा गया। जांच में यह भी पाया गया है कि साजिश को छिपाने के लिए सेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया और जमीनों को इन कंपनियों के नाम पर खरीदा गया। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान भी अभी होना बाकी है और सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी बीजेपी की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। उपचुनाव वाली कई सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं भी हो चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुटी है। बीजेपी की ओर और इसके साथ साथ सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इन उपचुनाव में बसपा की एंट्री ने मुकाबले को रिकॉर्ड बना दिया है। लोकसभा चुनाव में बसपा को बड़ी पराजय और चुनाव दर चुनाव वोट बैंक का गिरता ग्राफ उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लिहाजा बसपा प्रमुख मायावती ने फिर से अपने मूल वोटर को एकजुट करने का फैसला लिया है। इसके लिए बसपा चीफ की अपील घर घर भेजी जा रही है। वहीं बसपा इस बार के उपचुनाव में खाली हाथ मैदान में उतर रही है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कोई भी सीट पार्टी के पास नहीं थी। बसपा खोने के लिए यानी कि बसपा को खोने के लिए कुछ नहीं, जीतने के लिए 10 सीटें के फॉर्मूले के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। यूपी के हाथरस से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पुलिस को बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम जैसे सीन का सामना करना पड़ा, जहां पुलिस ने एक घर के आंगन में दफन 30 साल पुराने राज को खोद निकाला है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में घर का आंगन की खुदाई करके हत्या के 30 साल बाद नरकंकाल बरामद किया है। दरअसल मुरसान क्षेत्र के गांव गिलोनपुर के एक बेटे ने अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाने के लिए डीएम से शिकायत की। बेटे ने आरोप लगाया कि 30 साल पहले उसकी मां और भाइयों ने गांव के एक व्यक्ति के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर डाली और शव को घर के आंगन में ही दफना दिया। डीएम ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। अधिकारियों ने जब खुदाई का काम शुरू किया तो उसी स्थान पर नरकंकाल मिला। 30 से 32 साल पहले मेरे पिताजी को मार के मेरे बड़े भाइयों ने, और उस टाइम में 5-6 साल का रहूँगा, 6-7 साल का, उस टाइम पे उन्होंने मार के और ज़मीन में ही गाड़ा है। और हमको पता चला है कि इसी जगह पे ही उनको किया है जो भी करना होता है। कुछ सुराग ऐसे मिले हैं। अच्छा, क्यों 100% यही मिलेंगे। क्यों मारा है पिताजी को? उनमें आए दिन विवाद होता था।
कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले मामले में एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटक की एक स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त टीम को जांच का जिम्मा सौंपा है। दरअसल कर्नाटक गवर्नर थावर चंद गहलोत ने इस घोटाले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सिद्धरमैया इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, लेकिन अदालत ने भी कहा कि जांच का आदेश सही है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों का नाम मुडा लैंड स्कैम में आया है और एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम प्रदीप और इसके साथ साथ ये आरोप लगाया था कि सीएम ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर 14 महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां दूसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र की उसी के स्कूल संचालक ने हत्या कर दी। आरोपियों के प्लान के मुताबिक छात्र की बलि दी जानी थी ताकि स्कूल की तरक्की हो सके, लेकिन जब बच्चा होश में आ गया तो उसका गला दबा दिया गया। यह मामला हाथरस के सहपऊ क्षेत्र के गांव रसगवा का बताया जा रहा है। यहाँ स्कूल के हॉस्टल में कई छात्र रहते हैं। आरोपी लंबे समय से किसी छात्र की बलि देने का प्लान बना रहे थे। बलि के लिए उन्होंने दूसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र को चुना। स्कूल के ट्यूबवेल के पास ही बच्चे की बलि देनी थी। इससे पहले कि आरोपी अपने मकसद में कामयाब हो पाते, बच्चा जग गया। बच्चे के जागते ही आरोपियों ने उसका गला दबा दिया। बच्चे की मौत की जानकारी परिजनों को हुई तो स्कूल संचालक शव को अपने गाड़ियों में रखकर भागने लगे। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कब से पढ़ रहा था बच्चा आपको? ये 4 साल है। 4 साल पहले कोई घटना मारपीट ना की? कोई घटना नहीं। फिर आपको कैसे पता चला? हमें पता चला उसने 5:15 बजे फोन करूँगा सुबह। हाँ, तुम्हारी बच्चा तकलीफ है। मैनेजर ने हम गए वहाँ पर, मेरा लड़का गया और गए, पर वो माँ नहीं मिला। वानी की मैं सह पहूँ तो बालों गाड़ी की फिर भूंगा मिलो कि मैं सादाबाद में ऐसी गाड़ी एक बिलो तो हमने दे दी है और उसमें बीमार हो गया तो वो खूब नहीं मिलो। फिर बोले वो आगरा में मेरे एक लड़का ने मोटरसाइकिल चल रही थी, एक लड़का ने पकड़ लो गाड़ी दूसरी स्टार्ट कर। उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज में अब माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के साले और जैनब के भाई जैद मास्टर पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जैद पर रंगदारी, धमकी और वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही जैनब का भाई जैद मास्टर फरार है। पुलिस ने एक दिन पहले ही जैद के घर पर 82 का नोटिस चस्पा किया था। अगर जैद पेश नहीं होता है तो उस पर इनाम की राशि और बढ़ाई जा सकती है। जैद के खिलाफ प्रयागराज के अलग अलग थानों में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शाही ईदगाह के पास डीडीए के जमीन पर लगाई जा रही रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार विवाद जारी है। शाही ईदगाह पार्क में प्रतिमा स्थापित करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई हुई। झांसी की रानी की मूर्ति को लेकर कोर्ट में सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए शाही ईदगाह समिति को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सांप्रदायिक राजनीति के लिए इतिहास को बांटने की कोशिश न करे। साथ ही कोर्ट ने शाही ईदगाह प्रबंधन समिति से अपनी निंदनीय दलीलों के लिए माफी मांगने को कहा है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से जल्दी ही खत्म कराना पड़ा। इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए हैं। जाकिर हसन, शादमान इस्लाम को आकाशदीप ने आउट किया है और बांग्लादेश टीम के कप्तान शांतो और आर अश्विन की गेंद पर आउट हो गए। पहले दिन का खेल रोके जाने तक मोमिनुल हक और इसके साथ साथ रहीम क्रीज पर है और इसके साथ साथ कानपुर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। खराब रोशनी के चलते पहले दिन का खेल दोपहर 3 बजे ही समाप्त करना पड़ेगा। राजपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।